हेलो बच्चों। आज पढ़ेंगे हम क्लास 12th का चैप्टर एसी। ठीक है। तो बच्चों, जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? एसी। एसी का फुल फॉर्म सबको पता होगा, क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। आज जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उस टॉपिक का नाम क्या बच्चों? एलसीआर इन सीरीज विथ एसी। एलसीआर इन सीरीज विथ एसी। तो हम क्या करते हैं, समझना। एल, सी और आर को समझते हैं। एल का मतलब क्या है? इंडक्टेंस। सी का मतलब कैपेसिटेंस और आर का मतलब रेजिस्टेंस। इन तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है किसके साथ? एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ। तो बच्चों, सबसे पहले एक इंडक्टर लेते हैं। ये क्या ले लिया? इंडक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी है? एल। फिर क्या लेते हैं? एक कैपेसिटर लेते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है? सी। और उसके बाद एक रेजिस्टेंस लेते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है? आर। ठीक है। इन तीनों का क्रॉस मैं क्या करता हूं? एक एसी सोर्स अप्लाई करता हूं। मैंने एक एसी सोर्स को इन तीनों के साथ लगा दिया। इस एसी सोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो एल और ये सी और ये आर, ये तीनों के तीनों किस में है? सीरीज में है। और हमको पता है सीरीज में क्या होती है? करंट सेम होती है। तो इसका मतलब जितनी करंट एल क्या क्रॉस जा रही होगी, उतनी ही करंट सी का क्रॉस जा रही होगी, और उतनी ही करंट रेजिस्टर का क्रॉस जा रही होगी, या फिर आर का क्रॉस जा रही होगी। इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखो, हमको पता है आर और आई का क्रॉस, जो वोल्टेज का रिलेशन होता है या फिर जो फेज रिलेशन होता है, वो कितने का होता है? 0 डिग्री का। तो इसका मतलब अगर करंट आगे को है तो जो वोल्टेज आएगी वो भी इसी फेज में आएगी। ठीक है। जिस फेज में करंट है उसी फेज में वोल्टेज भी होगी। अब आते हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर में अगर करंट इस डायरेक्शन पे है तो जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री लैग करेगी। इसका मतलब वोल्टेज पीछे को आएगी। अब आते हैं इंडक्टेंस पे। अगर करंट सीधे है तो जो वोल्टेज है 90 डिग्री लीड करेगी, यानी कि जो वोल्टेज है वो ऐसे ऊपर को जाएगी। अब क्या करते हैं, ये तीनों डायग्रामों को, इसको इसको और इसको, ये तीनों डायग्राम को एक ही फेज में बनाते हैं, मतलब एक ही फेजर पे बनाते हैं। ठीक है। इन तीनों डायग्रामों को एक ही फेजर पे बनाते हैं। ठीक है। मैं लिखता हूं फेजर डायग्राम। बच्चों एक मिनट, एक मैसेज आया है। अब फेजर डायग्राम, ठीक है। अब देखना बच्चों, मान लो जो एक्स एक्सिस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आई। बस इतना ध्यान रखना है। ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आई। तो जो वी आर है ये किसके फेज में है? आई के फेज में है। तो यानी कि जो वोल्टेज अक्रॉस आर आएगी वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी। उसके बाद जो वीसी है वो करंट से 90 डिग्री क्या कर रही है? लैग कर रही है। यानी कि जो वीसी आएगी वो 90 डिग्री लैग करते हुए कहां को आएगी बच्चों?
पीछे को आएगी नहीं आएगी, किससे, करंट से 90 डिग्री लैग करते हुए पीछे को आएगी। उसके बाद जो VL है वो क्या करेगी, करंट के साथ 90 डिग्री लीड करते हुए जा रही है। तो यानी कि अगर करंट की एक्सिस ये है तो जो VL है वो 90 डिग्री क्या करेगी, लीड करते हुए ऊपर को जाएगी। करंट की एक्सिस अगर ये है तो VL 90 डिग्री लीड करते हुए आगे को जाएगी। इतना समझ में आया? तो मैं इनको क्या करता हूं, अलग अलग नाम दे देता हूं। इसको दे दिया मैंने O, ओरिजिन O, इस पॉइंट को दे दिया A, इस पॉइंट को दे दिया B और इस पॉइंट को दे दिया C। इतना समझ में आया? बच्चों एक बड़ी चेयर मेरे को बड़ी दिक्कत दे रही है। इतना समझ में आया? अब इसके बाद आगे मैं सबसे पहले निकालता हूं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर यानी कि वोल्टेज अक्रॉस R। उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, VR से। उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, VR। और ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। तो करंट की वैल्यू तो I और रेजिस्टर की वैल्यू R। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय OA। इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, OA। तो मैं लिखता हूं रिप्रेजेंटेड बाय OA। अब ऐसे ही ये चीज लिखी मैंने फर्स्ट, अब ऐसे ही सेकंड मैं लिखता हूं वोल्टेज अक्रॉस L, यानी कि इंडक्टेंस का अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, वो भी किससे लिखेंगे, ओम्स लॉ से। देखो VL ये रही तो क्या लिखेंगे VL, वो भी क्या आएगा V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ याद करो। और R की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, XL, तो क्या लिखेंगे I इंटू XL। और ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, OB, तो मैं क्या लिखता हूं, रिप्रेजेंटेड बाय OB। ठीक है, ऐसे ही थर्ड केस वो क्या आएगा, VC, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस C। वोल्टेज अक्रॉस C, उसको क्या लिखा जाएगा, VC। वो भी क्या आएगा I इंटू R, और यहाँ पे R की वैल्यू क्या होगी, XC, तो क्या लिखेंगे I इंटू XC। और इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, OC। तो मैं लिखता हूं रिप्रेजेंटेड बाय OC। इतना समझ में आया? अब इसके बाद हमको क्या करना है, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। किस किस का, VR का, ठीक है, VR का, VL का, VC का, इन तीनों को जोड़ के नेट वोल्टेज या नेट EMF कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा मैं VL और VC का रिजल्टेंट निकालूंगा। किसका निकालूंगा, VL और VC। क्यों, क्योंकि VL सीधे कहां को है, ऊपर को है, और VC सीधे कहां को है, नीचे को है। और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रिजल्टेंट निकालूंगा VL और VC का। ठीक है, मैं लिखता हूं नाउ ठीक है, एक मिनट बच्चों, यहां पे लिखता हूं रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VC। रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VC। तो बच्चों मैं VL और VC का रिजल्टेंट निकालता हूं। ठीक है, देखो VL कहां को है, ऊपर को, और VC कहां को है, नीचे को। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा दोनों को डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वो क्या लेंगे, VL माइनस VC। ठीक है, और मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट VL क्या है, बड़ा है किससे, VC से। तो इस वजह से बड़े से छोटे को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और लिखता हूं इसको रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, OD कर रहा है। यहां पर कोई पॉइंट मान लेते हैं बच्चों, यहां पर कोई पॉइंट माना मैंने D, ये किसके बराबर है, OD VL माइनस VC। यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया मैंने D,
और ये ओडी किसके बराबर होगा, वीएल माइनस वीसी। तो मैं क्या लिखूंगा, वीएल माइनस वीसी, लेट वीएल ग्रेटर देन वीसी, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, रिप्रेजेंटेड बाई ओडी। रिप्रेजेंटेड बाई ओडी, किससे रिप्रेजेंट करा, ओडी ने रिप्रेजेंट करा। अब वीएल और वीसी का तो रिजल्टेंट आ गया, मेरे को नेट रिजल्टेंट निकालना था किसका, वीएल वीसी और वीआर का। तो मैं लिखता हूं नाउ रिजल्टेंट ऑफ वीएल कॉमा वीसी एंड वीआर। ठीक है, वीएल कॉमा वीसी एंड वीआर, इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, ध्यान देना, हमने क्या करना था, हमने करना था नेट ईएमएफ। तो नेट ईएमएफ या फिर नेट वोल्टेज, तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा था, मैंने वीएल और वीसी का निकाला रिजल्टेंट, वीएल और वीसी का, वो कितना है, वीएल माइनस वीसी। अब वीएल माइनस वीसी और किसका निकालूंगा, वीआर का, या फिर वीएल वीसी और वीआर का। नाउ रिजल्टेंट ऑफ वीएल वीसी एंड वीआर। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, पहले वही ट्रायंगल जो मैंने ऊपर बनाया है उसको मैं नीचे बना लेता हूं, क्योंकि बार बार दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इसको क्या लेता हूं वीआर, और ये पॉइंट क्या था ए, ये पॉइंट क्या था ओ, इस पॉइंट को क्या ले लेता हूं डी, और ये पॉइंट क्या आएगा, वीएल माइनस वीसी। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा कुछ पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक है, और वो क्या होगा, ये एक डायगोनल, ये डायगोनली क्या होगा इसका रिजल्टेंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, के से। तो रिजल्टेंट ऑफ वीएल वीसी एंड वीआर वो कौन से देगा, ओ के, कौन देगा, ओ के। देखो ये रिजल्टेंट, वीएल माइनस वीसी कहां को है बच्चों, ऊपर को, और वीआर कहां को, इधर को है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ओ के। वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट, ये क्या आएगा, वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर, वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम, और फिर पूरा अंडर रूट। कौन सी थ्योरम लगाई, पाइथागोरस। अब ये जो ओके है ये नेट ईएमएफ है, इस वजह से इसको क्या लिख देता हूं, ई। ठीक है, वीएल की वैल्यू क्या थी बच्चों, आई इंटू एक्सएल। वीएल की वैल्यू कितनी थी, आई इंटू एक्सएल। वीएल की जो वैल्यू थी कितनी थी, आई इंटू एक्सएल। वीसी की वैल्यू आई इंटू एक्ससी, और वीआर की वैल्यू आई इंटू आर। ठीक है, तो जो वीएल की वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्ससी, इस पूरे का स्क्वायर, प्लस ये क्या आएगा, आई इंटू आर, और इसका भी स्क्वायर। समझ में, वीएल वीसी और वीआर की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, इनसे आई को कॉमन लेता हूं। देख पहले इन दो टर्म से आई को कॉमन लूंगा, आई को कॉमन लूंगा तो क्या आएगा बाहर, आई का स्क्वायर प्लस, अब ये क्या आएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, आई को इन दोनों से कॉमन लिया तो आई स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर आर स्क्वायर। इस पूरे में से अब फिर से क्या कॉमन लिया जा सकता है, आई के स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, और ये क्या आएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर ये पूरा एक ब्रैकेट में क्या होगा, बंद। अब बच्चों ई तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा, आई, अब क्या बचेगा, अंडर रूट, ये क्या आएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इस आई को क्या करता हूं, नीचे डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा, ई अपॉन आई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब ई अपॉन आई क्या होगा, नेट इंपीडेंस। देखो कंपेयर करो, ई अपॉन आई को क्या करो, कंपेयर, किससे करो, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता था, V इक्वल्स टू आई आर, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, V अपॉन आई, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन आई। तो ये जो E अपॉन आई आएगा ये क्या आएगा, आर के बराबर ही तो होगा। एक्चुअल में E किसके लिए है, नेट एलसीआर का क्रॉस है, और आई भी किसका क्रॉस है, नेट एलसीआर का क्रॉस है। तो ये क्या आएगा, Z, जिसको क्या बोलेंगे, इंपीडेंस। अच्छा समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया लग रहा है। देखो V इक्वल्स टू क्या, आई आर, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन आई। अब ये क्या आ रहा है, E अपॉन आई, तो ये भी क्या होगा, एक्चुअल में एक रेजिस्टेंस तो होगा। लेकिन ये जो ईएमएफ है किसका क्रॉस है, पूरे एलसीआर का क्रॉस,
ये जो करंट है ये भी किसका क्रॉस है, पूरे एलसीआर का क्रॉस। तो यहां पर को मैं जो Z लिखूंगा, क्या लिखूंगा, Z, या फिर जो नेट रेजिस्टेंस लूंगा ये भी किसका क्रॉस आएगा, पूरे एलसीआर का क्रॉस, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। Z क्या है, इंपीडेंस, जिसकी यूनिट कितनी होगी बच्चों, ओम ही होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी, ठीक है। और ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस है किसका, पूरे एलसीआर सर्किट का। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया। अब इसके बाद इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतना समझ में आया। याद है ना, नेट ईएमएफ निकाला, फिर नेट इंपीडेंस निकाला। अब इसके बाद हमको क्या निकालना, फेज एंगल। क्या निकालना, फेज एंगल। तो बच्चों उसके लिए इसी डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ओके था ये क्या था, नेट ईएमएफ, और ये जो एक्सिस थी ये क्या थी, करंट की एक्सिस। तो जो नेट ईएमएफ है ये करंट से कितना लीड कर रही है, इस पे ध्यान देते हैं। मान लो कितना एंगल, कितना लीड कर रही है, फाई एंगल, कितना, फाई। तो जो 10 फाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा, VL माइनस VC, परपेंडिकुलर, क्योंकि बच्चों जितना ये है उतना ही ये भी होगा। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, VL माइनस VC, और बेस कितना आएगा बच्चों, VR। VL की वैल्यू कितनी है, IXL, VC की वैल्यू कितनी है, IXC, VR की वैल्यू कितनी है, I इंटू R। I को बच्चों कॉमन ले लोगे और कट कर दोगे, क्या आएगा, XL माइनस XC अपॉन R। ये क्या है, फेज एंगल। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखो सीधे सीधे, अगर I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी है, तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, E नॉट साइन ओमेगा टी। देखो E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी, और एक कितना एंगल लीड कर रहा है, फाई, तो कितना आएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। समझ में आया। और जहां पे इतना समझ में आया, और यहाँ पे जो 10 फाई होगा वो किस बराबर होगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब इसके कुछ स्पेशल केस बन सकते हैं। वो स्पेशल केस क्या बनेंगे, अगर एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, ये क्या है बच्चों, स्पेशल केस। अगर एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो फेज एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। एक्सएल और एक्सी बराबर है तो फेज एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। अगर एक्सएल बड़ा होगा किससे, एक्सी से, एक्सएल बड़ा होगा किससे, एक्सी से, तो जो फेज एंगल आएगा वो क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक्सएल बड़ा है और एक्सी छोटा है, ठीक है, समझ लो ना। अभी तो कहा मैंने, एक्सएल बड़ा होगा एक्सी छोटा होगा तो फेज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यानी कि ये होगा इंडक्टेंस डोमिनेटिंग, मतलब इंडक्टेंस यहाँ पे डोमिनेट करेगा, उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा चलेगी। समझ में आया। और वहीं पर जो तीसरा केस है, मैं बोलता हूं अगर एक्सी बड़ा है और एक्सएल छोटा है तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। और अगर ऐसा हुआ तो ये क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग। क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग। फिर कौन डोमिनेट करेगा, कैपेसिटेंस डोमिनेट करेगा। तो बच्चों एसी एंड एलसीआर तो इतना ही है, ठीक है। और बहुत आसान डेरिवेशन है, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। थोड़े थोड़े क्या करने, मैथ्स के फॉर्मूले या फिर मैथ्स के टूल्स यूज करने हैं, ठीक है। तो आज के तो बच्चों इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो दोबारा इसी की कल या परसों दोबारा अपलोड होगी, ठीक है। और थैंक यू, पढ़ते रहो।